एपिसोड 8 के लास्ट में हमने देखा था कि जिनवू ने सारे के सारे फ्लोर्स क्लियर कर लिए थे और फिर वो 100 फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी फाइट ड्रैगन और डेमन मोनार्क से होती है। और एक खतरनाक फाइट के बाद वो आखिरकार जिनवू जीत ही जाता है। फिर जब ये हमारा वो एपिसोड खत्म हो गया था, तो चलिए देखते हैं अब आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें डेमन कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनवू को वो तीसरा इंग्रेडिएंट्स भी मिल गया था एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए। तो यहाँ पर जिनवू सोचता है क्या सच में ये काम भी करेगा। और फिर जब वो बनाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर बताया जाता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ का रेट प्लेयर के इंटेलिजेंस पर डिपेंड है। ये देखकर जिनवू थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एलेक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए रेडी हो जाता है। और जब वो क्राफ्ट हो रहा था तो जिनवू उस मन में सोचने लगता है बस प्लीज क्राफ्ट हो जाना। और फिर हम देखते हैं कि वो क्राफ्ट हो जाता है। फिर जिनवू यहाँ पर सोचने लगता है क्या सच में ये मेरी मॉम को बचा लेगा। वो ऐसा इसी बारे में सोच ही रहा था कि जब भी वहाँ पर आयरन उस ड्रैगन की बॉडी को लेकर आ जाता है। उसके कहने का मतलब होता है कि इसे भी अपना सोल्जर बना लो। फिर यहाँ पर जिनवू जो होता है उससे कहता है इतनी भी जल्दी क्या है। फिर जिनवू उस ड्रैगन के सर पर हाथ रखता है और अराइज बोलता है। जब भी वो ड्रैगन शैडो मोनार्क आर्मी का सोल्जर बन जाता है। ये देखकर तो ऐसे भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर यहाँ पर जिनवू सोचता है इसका नाम क्या था, और वो सिस्टम से नाम रखने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी उससे नाम याद नहीं आता। तो उसका नाम वो कैजल रख देता है, जिसे सुनकर वो कैजल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और ये देखकर एसल बोलने लगती है इसके जरिए तो हम आसानी से घर पहुंच सकते हैं, चलो घर चलते हैं, वहाँ पर जाकर पार्टी करेंगे। लेकिन जिनवू उसकी बातों को ध्यान ही नहीं देता और वो जल्द से जल्द अपनी मॉम के पास जाकर उस एलेक्सर ऑफ लाइफ को यूज करना चाहता था। वो सोच ही रहा होता है कि उसे कैसे जाना है, जब उसे एक नई स्किल मिलती है शैडो एक्सचेंज, यानी कि वो अपने सोल्जर की प्लेस से खुद की प्लेस को एक्सचेंज कर सकता है। फिर यहाँ पर वो जाने लगता है और एसल से कहता है अच्छा मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, किस्मत में हुआ तो हम फिर मिलेंगे। फिर यहाँ पर एसल उसको कुछ बोलने ही वाली होती है कि जब तक वो चला जाता है। यहाँ पर एसल थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो अपनी सिटी में आ जाता है उस सोल्जर की जगह जो कि शहर में पेट्रोलिंग कर रहा था। फिर यहाँ पर जिनवू कहता है थोड़ा दूर तो है मेरा घर, लेकिन फिर भी वो कैजल को बुलाकर अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर हमें मिस्टर गो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और जिंजल क्वीन एंड को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि सबसे पहले तो हम हंटर्स को एक चारे की तरह यूज करेंगे, फिर उसके बाद में फिर हम इंटरफ्रेंस वेव का यूज करेंगे और हमारे हंटर्स क्वीन को मार देंगे। फिर यहाँ पर वो लोग अपनी प्लानिंग की बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये पास भी हो पाएगा या फिर नहीं। और वो लोग कहते हैं कि हमारे पास प्लान बी भी है। फिर यहाँ पर मिस्टर गो कहते हैं सबसे पहला काम, जरूरी काम ये है कि हमें सबसे पहले हंटर्स को जेजो आइलैंड पर भेजना होगा। फिर मिस्टर गो पूछते हैं क्या तुमने जिनवू को कांटेक्ट किया। तो जिंजुल कहता है कांटेक्ट तो किया था, लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेक और उसका एक दोस्त मिन ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसका दोस्त मिन एक एस रैंक का हीलर है। फिर यहाँ पर बेक उसे बताने लगता है कि वो जेजो आइलैंड पर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मिन पूछता है तुम क्या सच में जाने वाले हो, तुम्हें पता है ना पिछली बार क्या हुआ था, हमारा एक दोस्त वहाँ पर मारा गया था। तो बैग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए जाना चाहता हूँ ताकि ये एंड मॉन्स्टर और लोगों को ना मारे। फिर यहाँ पर मिन कहने लगता है देखो मैं तो नहीं आने वाला, अगर तुम मुझे इन्वाइट करने आए हो तो मैं पहले ही मना कर देता हूँ। तो यहाँ पर बैग कहता है नहीं, मैं तुम्हें बस अलविदा कहने आया हूँ, क्या पता इसके बाद हम कभी मिले या न मिले। तो यहाँ पर मिन खामोश हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शक है कि मैं पास हो भी पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एक नॉर्मल लाइफ जीने की। तो यहाँ पर बैग कहता है हाँ, जिसकी नॉर्मल लाइफ नहीं होती वो हंटर्स होते हैं और फाइट करना उनका रूटीन होता है। फिर उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनवू अपनी मॉम के पास आया था और वो सोच रहा होता है क्या एलेक्सर ऑफ लाइफ मॉम के ऊपर असर भी करेगा। फिर वो देखता है कि उसकी मॉम की गर्दन पर जला हुआ निशान है। फिर उसे याद आता है कि बचपन में उसने ही अपनी मॉम के ऊपर गर्म पानी गलती से गिरा दिया था, लेकिन उसकी मॉम ने जिनवू को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया और उसे गले लगा लिया। यहाँ पर जिनवू रोने लगता है, लेकिन फिर भी उसकी मॉम अपने दर्द को छोड़कर जिनवू को खामोश कराने लगती हैं। फिर यहाँ पर जिनवू एलेक्सर ऑफ लाइफ को निकालता है और इस बार वो सिस्टम पर भरोसा करता है, क्योंकि सिस्टम ने उसे ई रैंक से एस रैंक तक पहुँचा दिया। फिर यहाँ पर वो एलेक्सर ऑफ लाइफ को खोलता है और कोशिश करता है उसकी मॉम को पिलाने की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपनी मॉम को वो एलेक्सर ऑफ लाइफ पिला देता है। और वो सोच रहा होता है कि बस मॉम आंखें खोल लो अपनी। फिर यहाँ पर उसकी मॉम ग्लो करने लगती है, जब भी वो खुश हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से उसकी मॉम की बॉडी ग्लो करना बंद हो जाती है। यहाँ पर जिनवू डिसअपॉइंट हो जाता है और फिर भी वो मन में सोचने लगता है प्लीज मॉम अपनी आंखें खोल लो, मैंने आप ही के लिए ये सब किया है। फिर हमें जिन्हा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा था। फिर वो शॉपिंग के लिए चली जाती है ताकि उसका मूड फ्रेश हो। फिर वो गौर करती है कि हवा बहुत ज्यादा गर्म है और इसे अच्छा फील होता है। फिर हमें दोबारा से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनवू अपना सर उठाकर देखता है तो उसकी मॉम उठ जाती हैं।
जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर भले ही जिन्वू का थोड़ा चेहरा बदल गया था, लेकिन फिर भी उसकी मॉम उसे पहचान जाती है और बोलती है तुम जिन्वू ही हो ना, तुम कितने ज्यादा बदल गए हो। फिर उसकी मॉम पूछती है कि मैं कितने समय से सोई हुई थी, तो जिन्वू बताता है कि आप पूरे 4 साल तक सोई हुई थी। फिर यहाँ पर उसकी मॉम जिन्हा के बारे में पूछती है, तो जिन्वू कहता है कि वो भी ठीक है। फिर यहाँ पर जिन्वू की मॉम उसे थैंक यू कहती हैं उसका प्रॉमिस पूरा करने के लिए, और उसे बोलती हैं तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, तुमने ज्यादा ही अपने आप को पुश किया है। फिर यहाँ पर जिन्वू अपने सारे दर्द को याद करने लगता है कि कैसे उसने मेहनत की थी एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए, और यहाँ पर जिन्वू अपने आंसू को रोक ही नहीं पाता, जिसे देखकर उसकी मॉम भी रोना शुरू कर देती हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो पेशेंट जो कि 4 साल तक सोया हुआ था वो अचानक से ऐसे कैसे उठ सकता है। फिर यहाँ पर दूसरा डॉक्टर बोलता है पेशेंट की फैमिली चाहती है कि उस पेशेंट को जल्द से जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाए। फिर दूसरे सीन में जिन्हा भी अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो गले लगकर रोने लगती है, और जिन्वू ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार उसने जो मेहनत की थी वो सारी वेस्ट नहीं गई और इसे उसकी मेहनत का रिवॉर्ड मिल गया। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर गो इंटरव्यू दे रहे होते हैं और वो कहते हैं आप सभी रिपोर्टर्स का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सिटी में बहुत ज्यादा तबाही मच गई थी सिर्फ एक एंड की वजह से, और आगे चल के और भी तबाही मच सकती है, तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम 4th जेजो आइलैंड रेड मिशन शुरू करेंगे, और उस आइलैंड पर सिर्फ एस रैंक के हंटर्स ही जाएंगे, और जो ए रैंक के और उसके नीचे रैंक के हंटर्स है वो सभी लोग होमलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ दूसरे ऑपरेशन में हमारी मदद करेंगे। ये सब चीजें मिन भी सुन रहा होता है, और फिर उसे याद आता है कि जब इससे पहले ये रेड मिशन हुआ था तो बैक और उसका एक दोस्त इनसुक मिलकर ड्रिंक कर रहे थे, और यहाँ पर बैक तो बेहोशी हो गया था ज्यादा ड्रिंक की वजह से। तो यहाँ पर मिन कहता है मुझे तो डर लग रहा है ये रेड पर जाने के लिए। तो फिर इनसुक कहता है डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमें कैसे भी करके इसे खत्म करना होगा ताकि दूसरे लोगों को मुसीबत ना हो। जो लोग लड़ना नहीं जानते उन्हें तो हमसे भी ज्यादा डर लग रहा होगा। फिर यहाँ पर बेक नींद से उठकर बोलने लगता है मैं अपने हाथ से ही सारे दुश्मन को मार दूंगा। फिर यहाँ पर इनसुक बोलने लगता है हम दोनों के अलावा बेक को और कोई नहीं संभाल सकता। तो यहाँ पर जिन्हू का सीन दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ घर आ गए थे और घर की हालत जिन्हा ने बहुत खराब कर रखी थी। फिर जिन्हू जिन्हा को कुछ बोलना ही जाता है कि जब इसकी मॉम रोक देती है और कहती है चलो हम तीनों मिलकर सफाई करते हैं। फिर वो तीनों भी सफाई करने लगते हैं, और जिन्हू उन दोनों को ऐसा देखकर सोचने लगता है मैं कितने सालों से इस चीज का इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर भी अब मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है। क्या मैंने हंटर बनने के बाद वो लाइन क्रॉस कर दी है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। फिर यहाँ पर जिन्हू की मॉम अपनी फैमिली फोटो देखने लगती हैं और जिन्हू से पूछती है क्या तुम्हारे डैड ने कांटेक्ट किया, तो यहाँ पर जिन्हू मना कर देता है। फिर उसकी मॉम जिन्हू के डैड की तारीफ करते हुए कहती हैं मैंने तुम्हारे डैड से इसलिए शादी की क्योंकि तुम्हारे डैड एक फायर फाइटर थे और वो जब लोगों की जान बचाते थे तो मुझे वो बहुत कूल लगते थे। फिर यहाँ पर जिन्हा अपनी मॉम को कहने लगती है और मैं भी डॉक्टर बनने वाली हूँ, मैं भी लोगों की जान बचाऊंगी। तो यहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जिन्हू को कॉल आता है जो कि जिनचिल का था। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर गो इंटरव्यू के बाद अपने ऑफिस आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इंटरव्यू में थॉमस एंड्रे भी आया था, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि थॉमस एंड्रे अमेरिका का एस रैंक का नेशनल अथॉरिटी हंटर है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर यहाँ पर मिस्टर को कहने लगते हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि थॉमस एंड्रे भी हमारी मदद करने आया था, वैसे तो वो किसी फॉरेन अफेयर में पड़ता ही नहीं। मिस्टर को यही बात कर रहे थे कि जब जिनचिल कहता है वैसे हमारा जिन्हू से कांटेक्ट हो गया है और वो जल्द ही यहाँ पर आने वाला है। फिर दूसरे सीन में जिन्हू मिस्टर गो के पास आ जाता है और मिस्टर गो उससे कहते हैं कि ये ऑपरेशन 4 दिनों में शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जिन्हू सोचने लगता है ये मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके जरिए से मैं अपना लेवल अप कर सकता हूँ, मुझे ये मौका हरगिज भी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर अचानक से उसे खतरनाक सा ऑरा फील होता है। तो यहाँ पर मिस्टर को कहते हैं ओ तो तुम्हें भी ये ऑरा फील हो गया इतनी दूर से। ये दरअसल एस रैंक के हंटर्स का है जो कि जिम में वार्म अप कर रहे हैं, तुम चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। फिर हमें जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेक एक दूसरे हंटर से लड़ रहा होता है और यहाँ पर वो हंटर बेक को अपनी टेक्निक का यूज करके जमीन पर गिरा देता है, और ये फाइट मिस्टर को जिन्हू को दिखा रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुमने जो ऑरा फील किया था वो यही एस रैंक के हंटर्स का था। फिर यहाँ पर जिन्हू बोलता है लेकिन यहाँ पर तो बेक हार रहा है। तो यहाँ पर चोई आकर बोलता है अगर बेक अपनी पूरी ताकत का यूज करेगा तो उसका अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। तो जिन्हू पूछता है आखिर वो अपनी पूरी पावर का यूज क्यों नहीं कर रहा। तो चोई कहने लगता है वो अपनी सारी पावर को सबके सामने नहीं दिखाना चाहता, और जब वो अपनी पूरी पावर यूज करता है तो वो एकदम मॉन्स्टर की तरह होता है। और सामने जो हंटर्स तुम देख रहे हो वो नाइट गिल्ड
से हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि गोटो की टीम भी आ जाती है और उसके साथ पूरे भी एस रैंक के हंटर्स भी आ जाते हैं। फिर उन हंटर्स में से एक लड़की बोलती है जिन्वू को देखकर आखिर वो कौन है, तो वो ट्रांसलेटर बताती है कि वो जिन्वू है जो कि अभी अभी एस रैंक का हंटर बना है। फिर वो लोग जिन्वू के बारे में बात करने लगते हैं और यहाँ पर गोटो नोटिस करता है कि जिन्वू का ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसे रियलाइज हो जाता है कि जिन्वू बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर चाहे भी जिन्वू को नोटिस कर लेती है और वो कहती है जब भी तो मैं कहूँ कि आखिर एटमॉस्फेयर अचानक से चेंज कैसे हो गया। फिर यहाँ पर जो डोंगू होता है जो कि बैक से फाइट कर रहा था वो एक जोरदार का मुक्का मारता है बैक को, लेकिन बैक उसके मुक्के को टॉच कर लेता है। फिर यहाँ पर वो हानेकावा बोलने लगती है इन लोगों की फाइट इतनी खास नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये लोग एस रैंक के हैं, शायद इसलिए कि मैंने आपकी फाइट्स देखी है, आपके सामने तो ये लोग कमजोर हैं। फिर वहाँ पर एक पर्सन आके बोलने लगता है तुम ऐसा हमारे बारे में नहीं बोल सकती, ऐसे तुम तो हमारी बेइज्जती कर रही हो। फिर हानेकावा उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो, तो दूसरा पर्सन बताता है कि ये गिल्ड मास्टर है। वो लोग ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं कि जब भी वहाँ पर चाहे और लिमिन भी आ जाते हैं और वो लोग पूछते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर पाक बताता है कि ये लोग हमें कमजोर कह रहे हैं। फिर यहाँ पर गोटू बोलता है चलो ठीक है तो फिर हम लोग एक फ्रेंडली मैच करते हैं। और यहाँ पर मिस्टर गोबी नीचे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस मैच में से मेजर्स को और उन लोगों को हटा दो जो कि कॉम्बैट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर बैक कहता है तो फिर ठीक है, इस मैच में सिर्फ एस रैंक के हंटर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो लोग जो कि कॉम्बैट कर सकते हैं। और यहाँ पर बेक बताता है कि ये फाइट 1-on-1 नहीं होगी बल्कि टीम वाइज होगी और वही विनर होगा जो कि अपने अपोनेंट को जमीन पर पटक देगा। इन रूल्स को गोटो भी मान जाता है और फिर 2 टीमें बन जाती हैं। पहली टीम जिसमें लिम, बेक, चाहे और मा होंगे और दूसरी टीम जिसमें टावाटा, कनुमोटो, होशिना और टानाका होंगे और ये दोनों भी टीम आमने सामने होती हैं। यहाँ पर चोई और जिन्वू भी उन टीम को देख रहे होते हैं और जब इन दोनों टीम में फाइट स्टार्ट ही होने वाली होती है कि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके आगे की इंटरेस्टिंग फाइट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल इसका एपिसोड अपलोड होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।